Hello friends, welcome once again. I've been making this video series, Know Your Indian Armed Forces. उसका ऑलरेडी मैंने दो वीडियो बना दिया. The first one is Know Your Armed Forces Part 1. The Part 2 is Know Your Indian Army. And इसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है. इसका मतलब डेफिनेटली ये आपको मदद कर रहा है. इनफैक्ट जो सेकंड वीडियो Know Your Indian Army, it is almost 2 hours plus का है. But the response has been very, very encouraging. So I'll request you, all of you, to kindly, subscribe to the Air Force P YouTube channel. Press the bell icon. Kindly share it if you're finding this videos helpful. Do post your comment because वो मुझे बहुत encourage करता है, and do like it so that I know that these videos are helping you. So please do that. Now today I'll make the third part in this series, History of the Indian Army. ये आपको इंटरव्यू के लिहाज से बहुत ज़रूरी है बिकॉज यू गोइंग फॉर द इंटरव्यू, SSB इंटरव्यू, और उसमें जो पर्सनल इंटरव्यू उसमें वन ऑफ द CIQs इज़ डिफेंस रिलेटेड नॉलेज. दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू विश टू जॉइन, उसके बारे में जानकारी. एंड आई कॉल इट द मस्ट नो स्टफ. वेदर यू गोइंग फॉर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, यू मस्ट नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन एज मच एज पॉसिबल इन डिटेल. तो उससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स इज द इंडियाज ओनली रिसर्च बेस्ड प्रोसेस ओरिएंटेड DIPR DRDO अप्रिशिएटेड SSB इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम. उसका असर आपको दिख ही रहा होगा इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी इन द डेप्थ. नाउ एयरफोर्स पे क्लासेस आर अवेलेबल इन द ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड एंड इन द हाइब्रिड मोड. And in order to register for them or to getting the details of this program, you can contact me on this number 9090099035 and do share it to friends. In fact, the next immediate batch is starting from 7th of October at Nagpur. इसका रिपोर्टिंग 6 को, इट विल बी अ 2-week रेजिडेंशियल बैच. इसका डिटेल्स जो है यू कैन कॉन्टैक्ट मी, विल गेट इट. इवन फॉर सब्सिक्वेंट मंथ्स जो भी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, विल गेट दोस डिटेल्स. राइट नाउ when you talk about the Indian Army या Indian Armed Forces का history, you can divide into multiple parts, है ना. A broad classification can be pre-British period, इससे पहले कि ब्रिटिश आए इंडिया में, है ना. देन ब्रिटिश के ड्यूरेशन में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के पीरियड में, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन आर्मी इसलिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज इंडियन आर्म फोर्सेस, आर्मी एंड नेवी एंड एयरफोर्स इंक्लूडेड. अब इस पीरियड में वर्ल्ड वार एंड वर्ल्ड वार 2 हुआ था, आप लोग को याद होगा. सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि वर्ल्ड वार एंड वर्ल्ड वार 2 के बारे में आप उसका व्हाट वर द कॉजेस, उसको कैसे ट्रिगर हुआ, व्हाट वाज द ड्यूरेशन, इंडियन आर्म फोर्सेस का एज ब्रिटिश कॉलोनी क्या कंट्रीब्यूशन था उसमें, एंड इसका एंड क्या हुआ, इसका एंड के बाद इसके फाइनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ. आपको पता वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ था. सो एक कमेंट लिख के बताना लीग ऑफ नेशन कब बना था एंड व्हाई डिड इट फेल. एंड देन वर्ल्ड वार 2 का शुरुआत कैसे हुआ, हाउ डिड इट प्रोग्रेस, एंड देन व्हाट वर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, है ना. एंड इसका एंड कैसे हुआ. एंड आपको पता है इसका एंड हिरोशिमा नागासाकी के बॉम्बिंग के साथ हुआ. सो यू मस्ट इन ऑल केसेस नो कि ब्रिटिश वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए. एंड डू इट राइट. नेक्स्ट इज पार्टीशन ऑफ इंडिया. वर्ल्ड वार 1 1995 में ख़त्म हुआ था, 1945 में ख़त्म हुआ था और 47 में पार्टीशन हुआ इंडिया का. सो यू शुड नो द कॉजेज अबाउट दैट एंड ऑल दैट. वी विल डिस्कस अबाउट दैट. उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन आर्म फोर्सेस का क्या हाल है, आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑफ कोर्स, एंड देन मॉडर्न इंडिया, जो कि लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग टुडे. सो ब्रॉडली मैंने इसको क्लासीफाई इस तरह से किया है. नाउ बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू मेक ए डिस्क्लेमर. सी आई एम नॉट अ मिलिट्री हिस्टोरियन, नॉर ये मेरा सब्जेक्ट है. मैं कोर ऑफ सिग्नल्स में था और मैं इन वीडियो में इसलिए घुसने की जरूरत पड़ रही है बिकॉज दिस इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द SSB इंटरव्यू. बट अनफॉर्चुनेटली जब मेरे पास साहस कैंप में लोग आते हैं SSB के प्रिपरेशन में, आई फाइंड दे आर सिंपली कुछ भी ऐसे ही TAT करके घूम रहे हैं. सो इतना टाइम कंज्यूम होता था इन चीज़ों को कवर करने के लिए, और मैं दूसरों की तरह ऐसे नोट्स पकड़ा के नहीं देना चाहता. आई एक्चुअली वांट यू पीपल टू वर्क ऑन इट एंड क्रिएट सर्टेन डिग्री ऑफ क्लैरिटी एंड डेप्थ. तो उस समय को बचाने के लिए आई हैव डिसाइडेड कि मैं इस पूरे सीरीज़ को, आर्मी नेवी एयरफोर्स का पूरे सीरीज़ को इन डेप्थ
डिपेंडिंग अपॉन हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दीज एंड मुझे कितने कमेंट मिलते हैं इसको पूरा बनाने का। नाउ डिस्क्लेमर ये है, सिंस आई एम नाइदर ए मिलिट्री हिस्टोरियन नॉर ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री नॉर मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है, और मैं पेंशन होके मैं 2024 में पेंशन हुआ था फरवरी, सो मेरे को अभी देख लो, सॉरी 2014 में, तो मेरे को 10 साल से ज़्यादा पेंशन हो गया ना। मैं एसएसबी जा रहा हूँ, मैं जीटीओ था, बट ये इंटरव्यू में बहुत ज़रूरी है, तो आई एम ट्राई टू कोलेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लेफ्ट राइट। तो हो सकता है उसके अंदर कोई एरर्स हो सकता है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू नॉट टू गेट बिहाइंड मी कि ये गलत बोल दिया वो गलत बोल दिया। दिस इज़ ए जनरल ब्रॉड गाइडलाइंस एंड इसको मैंने बहुत सारे इधर उधर लेफ्ट राइट से इंफॉर्मेशन को गैदर करके किया है। अगर कुछ इनएक्यूरेसीज होगा सो ब्रिंग इट आउट, आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, बट आई डोंट क्लेम दैट आई एम ए अथॉरिटी ऑन दिस, आई एम नॉट। इनफैक्ट अगर आपको कुछ बहुत क्रेडिबल सोर्स चाहिए जिसको मैं रेगुलर फॉलो करता हूँ, तो एक है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, दृष्टि IAS का। आई डोंट नो आप लोगों से कितने लोगों ने इनको देखा है, मैं इन्हें बहुत देखता हूँ और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ से भी लेता हूँ, लेकिन मेरा काम ये नहीं है। आई एम ए जीटीओ, मेरे को साइकोलॉजिकल टेस्ट उन चीज़ों में करना है, SML में, बट अनफॉर्चुनेटली आप यही नहीं करके आ रहे, तो आई एम एक्चुअली हेल्पिंग यू बाय गेटिंग इनटू दिस। आई एम इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम इन मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन ऑन द वीडियो, सो प्लीज़ डोंट से कि ये गलत है वो गलत है। मैनी ऑफ यू वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस, आपका नॉलेज मुझसे बहुत ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। सो आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रॉड आउटलाइन, इससे आपको ये पता चल जाएगा किस दिशा में जाना है ना, दैट्स आई एम। सो एक डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर के वीडियोस को देख सकते हो, ही इज़ वेरी यंगर देन मी बट हिज नॉलेज इज़ फिनोमिनल। आई एम ए रेगुलर फॉलो ऑफ हिज वीडियोस, आई एम श्योर आप लोगों ने भी इनको देखा होगा। नेक्स्ट इज मिस्टर पवनीत सिंह, आई डोंट नो कितने लोग इनको जानते हो, इनको भी देखना, व्हाट अ फिनोमिनल डेप्थ ऑफ नॉलेज, है ना। तो इन दोनों को मैं देखता हूँ, फॉलो करता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो आज रिसोर्स की कमी नहीं है, सिर्फ विल की कमी है, इच्छा की कमी है। अदरवाइज सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सबके पास इंटरनेट है, बट हम कर नहीं रहे, इसलिए मुझे मजबूरी से ये वीडियोस बनाना पड़ रहा है, एंड आई होप मेरी मजबूरी आप लोगों के काम आएगी। सो आई वांट दैट रेसिप्रोकेशन, सो डोंट क्वेश्चन मी कि ये गलत बोल दिया। हो सकता है क्योंकि आई एम गोइंग टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स हियर, हो सकता है उसमें कुछ गलती होगा, तो मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ। सो प्लीज़ फॉलो दीज टू पीपल। सो लेट्स टॉक अबाउट यूरोपियन settlement से पहले, है ना। तो मॉडर्न इंडियन आर्मी गोज बैक टू द मिड 16th century when the Europeans, similar to the French, Dutch, Portuguese and British, settled India as brokers, है ना। बिजनेस करने आए थे, बट धीरे 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 उन्होंने यहाँ पर गढ़ जमा लिया, एंड ब्रिटिश ने ऑलमोस्ट 200 years तक हमको रूल किया। उसके बाद देवर फ्रेंच कॉलोनीज, देवर पोर्चुगीज कॉलोनी, आपको पता है गोवा में, फ्रेंच पौंडीचेरी वगैरह में। सो वी नो, तो ये आप मैप देख सकते हो, तो ये इसकी शुरुआत है, मतलब जहाँ पे यूरोपियन सेटलमेंट्स आए थे। नाउ मेजर जनरल स्टिंगर लॉरेंस जो है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मद्रास आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, और इसलिए इनको फादर ऑफ द इंडियन आर्मी भी बोला जाता है। इसको मैंने पिछले फर्स्ट वीडियो में भी बोला था। सो मेजर स्टिंगर लॉरेंस जो है, इनको फादर ऑफ द इंडियन आर्मी बोला जाता है। And in 1978, Major General Stinger Lawrence, he was appointed as the first commander-in-chief of the East India Company's field forces, in which its headquarters at Fort St. David, चेन्नई, मद्रास, जो अभी अर्स्टवाइल मद्रास, जो अभी चेन्नई है, वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर्स था। तो अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का जो टाइम का फर्स्ट कौन थे, तो बोलने से मेजर जनरल स्टिंगर लॉरेंस है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है और जो भी है वो आप देख सकते हो। नाउ इतिहास में ब्रिटिश पीरियड में एक बहुत बड़ा एक युद्ध हुआ था, उसका नाम है प्लासी, है ना, बैटल ऑफ प्लासी 1757। आई एम श्योर आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था, मुझे उस टाइम तो बहुत कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, बट सब्सिक्वेंटली जब फौज में आया एंड वी स्टडी द हिस्ट्री एंड ऑल दैट, तो नाउ आई वांट टू नो कि बैटल ऑफ प्लासी का क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद एक्चुअली ब्रिटिश जो था वो एक ट्रेडर से जाके एक रूलर का एक पोजीशन पे आ गया। सो इसमें आप लोगों ने ये देखा होगा, इसके कॉजेज़ क्या है, उसका ब्रिटिश का पहले क्या था, और बाद में मीर जाफ़र जो उनका बंगाल का नवाब था, निज़ाम था, उनके हारने के बाद क्या हुआ, क्यों हारे, ऑल दोज थिंग्स आपको पता होगा। सो ये दो लोगों के बीच में था, सिराजुल दौला नवाब ऑफ द बंगाल, और दूसरा था
लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट क्लाइव जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से थे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप लोग इसको ज़रूर कमेंट लिख के बताना कि इसके बैटल ऑफ प्लासी के कॉजेज़ क्या थे, उसका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के ऊपर किस तरह से ग्रिप बढ़ा। एंड ये एक इनके साथ एक धोखा भी हो गया था, जबकि इनका ट्रूप्स बहुत ज़्यादा था, 50,000 प्लस ट्रूप था, और ये पता नहीं 3-4 हज़ार ट्रूप्स के साथ था। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इनको हरा दिया, बिकॉज इंटरनल धोखाधड़ी भी हुआ इनका मंत्री लोगों ने। प्लस एक बहुत बड़ा गलती भी हो गया कि जब ये प्लासी का युद्ध शुरू हुआ तो शायद बारिश हो गया था, जिसमें कि ब्रिटिश ने अपने तोप के गोले और एम्यूनिशन को पानी से बचने के लिए छुपा दिया, और मतलब कवर कर दिया। बट इन लोगों ने पता नहीं जानबूझ के क्या है नहीं किया, और उसके बाद जब बारिश रुका तो बैंड ही बजा दिया रॉबर्ट क्लाइव और उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उसके बाद पूरा एक शिफ्ट ही हो गया। सो दिस वाज अ वेरी ट्रांजिशन वाला एक फेज था। तो आई रिक्वेस्ट यू कि जो लोग इस हिस्ट्री से बिलोंग करते हो, और जो लोग ये बोलते हो कि मैं आई एम ए चाइल्डहुड फैन ऑफ द इंडियन आर्मी या इंडियन आर्म फोर्सेस में, तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ व्हाट वाज द इंसिडेंट। अगर किसी को पता है तो आप यहाँ पे पोस्ट भी कर सकते हो। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अपडेट इट। सो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, द फर्स्ट रेगुलर इंडियन इन्फेंट्री बटालियन वर रेज्ड, each with an establishment of 1 British captain, 2 British lieutenants, several British sergeants, and 42 Indian non-commissioned officers and 820 Indian ranks. So प्लासी के युद्ध के बाद इंडियन इन्फेंट्री बटालियन का गठन होना शुरू हुआ, जिसमें कि एक ब्रिटिश सीनियर ऑफिसर या कैप्टन होते थे और उनके नीचे 2 लेफ्टिनेंट। आप लोगों ने अगर अपना लगान मूवी देखा होगा तो कैप्टन रसल वॉज वन सच पर्सन। कैप्टन रसल, उसके नीचे 2 लेफ्टिनेंट साहब भी घूमते थे, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में, राइट। एंड 42 इंडियन नॉन कमीशन ऑफिसर्स, मतलब NCOs, और ये क्या करते थे, दे वर द लिंक बिटवीन द जवान्स एंड द ऑफिसर्स, एंड देन 820। सो आप देखा होगा जो हमारा आज का जो इन्फेंट्री बटालियन का ऑर्गेनाइजेशन है, समथिंग सिमिलर। उसमें ऑफिसर्स का स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, बट यू विल सी समथिंग लाइक दैट। उसके बीच में जूनियर कमीशन ऑफिसर्स भी आज है। सो उसकी शुरुआत यहाँ से है। नेक्स्ट, दिस वाज इन 1757। सो 1756 में मिलिट्री डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड विद इन द ईस्ट इंडिया कंपनी एट कोलकाता। नाउ इससे पहले वो ट्रेडर के थे, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी के बाद में जो है उन्होंने मिलिट्री के ऊपर ग्रिप कर दिया, और उन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड। और उसके अंदर क्या था, द इंडियन आर्मी वाज फॉर्म्ड इन 1776 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कोलकाता में। सो यहाँ पे इंडियन आर्मी का फॉर्मेशन हुआ ब्रिटिश टाइम का, एंड उसके अंदर करीब 1 लाख कितना है यूनिट, 10,000 लाख, अबाउट 14 लाख सोल्जर्स एक्टिव सर्विस में, एंड 9,60,000 रिजर्व में। दैट्स द वॉल्यूम ऑफ ट्रूप्स। इनफैक्ट मतलब ये आज का जो ट्रूप स्ट्रेंथ है उससे भी शायद ज़्यादा है। एंड इंडियन आर्मी बिकेम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी, बट ब्रिटिश इंडियन आर्मी। और आपको पता है इस पूरे लार्जेस्ट आर्मी को वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश ने खूब दबा के यूज़ किया। वी हैड lakhs of people who either got wounded or casualty and all those things. We'll see that, right? इसके बाद में एक मेजर इंसिडेंट आता है जो कि सिपाही म्यूटी 1857 का, जिसको कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, है ना। ये फेल हो गया था, बट यहाँ से वो ट्रिगर चिंगारी पड़ गया था, और उसमें एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर जिनको आप सब जानते होंगे वो है मंगल पांडे। उनके ऊपर एक मूवी भी बना हुआ है। So after the revolt, the army was again reorganized based on the recommendation of the Peel Commission. So ये सिपाही म्यूटनी को उन्होंने मार पीट के दबा दिया, और दबाने के बाद में दोबारा आर्मी का reorganization किया after this incident, so that such incident don't happen. Now सिपाही म्यूटनी जो है इसके भी आई रिक्वेस्ट यू कॉजेज क्या है, कौन थे उसमें इन्वॉल्व, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, और सब्सिक्वेंटली इस इवेंट के होने के बाद में हाउ डिड दी रीऑर्गेनाइजेशन टुक प्लेस। जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट है, जो लोग आर्ट सब्जेक्ट से पढ़े, और जो लोग बोलते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, प्लीज़ मेक श्योर यू अपडेट इट। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, एज सच एनीवे आप लोग NDA CDS वगैरह में ये सब किया भी होगा हिस्ट्री में। नाउ ही वाज द पर्सन मंगल पांडे हु इनिशिएटेड दिस सिपाही म्यूटनी, एंड इसका एक मंगल पांडे मूवी भी है आमिर खान का, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है कि व्हाट वर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस, राइट। इसके बाद
sorry 1895 में द प्रेसिडेंसी आर्मी, यू नो दे वर बंगाल प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रेसिडेंसी और क्या था मैड्रास प्रेसिडेंसी, लाइक दिस प्रेसिडेंसी themselves belong to the company until the Indian rebellion 1857 took place, है ना, when the crown took over the company and its 3 armies. तो मतलब तब तक जो था, जब तक ये म्यूटनी नहीं हुआ था तब तक ये प्रेसिडेंसी आर्मी था, लेकिन आफ्टर दिस म्यूटनी एज पार्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन ऑल दिस टेकन ओवर ब्रिटिश क्राउन, सो उनके अंडर में आ गया था. एंड देन इन 1895 इसी साल में 3 प्रेसिडेंसी आर्मीज वर मर्ज इनटू अ यूनाइटेड आर्मी. सो उन सबको मर्ज करके ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मर्ज कर दिया एंड द कमांड वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश. सो दैट्स द वे the whole history goes, है ना. Now comes a major event in the history during the British rule in India, that was World War I, है ना. सो वर्ल्ड वॉर 1 जो है आपको ये पता होना चाहिए कि इसका शुरुआत कैसे हुआ, है ना, इसका ड्यूरेशन क्या था, किस लिए ये हुआ, इसको बंद कैसे हुआ और इसके कॉन्सिक्वेंस क्या थे, एंड इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है. सो जस्ट टू रिफ्रेश यू, it was a 4-year war 1914 से लेकर 1918 तक, वर्ल्ड वॉर 1, और ये यूरोप के वेस्टर्न रीजन से ईस्टर्न फ्रंट तक फैला हुआ था. एंड बिकॉज इसकी शुरुआत हुई थी एक असैसिनेशन से या एक मर्डर से, और किसका था, फर्डिनेंड करके जो ऑस्ट्रिया का जो ये साहब है, इनके मर्डर से वॉर ट्रिगर हुआ था, है ना. देयर वर लॉट ऑफ कॉजेस बट ट्रिगर, चिंगारी यहाँ से लगी थी, है ना. नाउ इसमें भी इंडियन आर्मी का बहुत ज़्यादा डेफिनेटली रोल था बिकॉज ब्रिटिश आर्मी के अंडर में थे. नॉट दैट वी वांटेड टू गेट इनटू द फाइट, वी हैड नो ऑप्शन बिकॉज इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म. तो भैया हमारे पास ऑप्शन नहीं था और हमको यूज़ किया. सो इंडिया का उसमें मोर देन 1 मिलियन इंडियन सोल्जर्स डिप्लॉयड ओवरसीज टू फाइट ऑन बिहाफ द ब्रिटिश एम्पायर इन द वर्ल्ड वॉर 1. तो 1 मिलियन, तो 1 मिलियन कितना होता बताना. इतने लोगों को इस्तेमाल किया था ब्रिटिश ने, और हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट हम क्योंकि ब्रिटिश हमारे ऊपर था. सो दे फॉट इन फ्रांस, बेल्जियम, इजिप्ट, ईस्ट अफ्रीका, गैलीपोली, पैलेस्टाइन एंड मेसोपोटामिया. तो ये सब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, बट जस्ट टू रिफ्रेश आपको एक लाइन देने के लिए मैं बता रहा हूँ. सो प्लीज़ रिफ्रेश ऑल दीज थिंग्स. नाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन कैजुअलिटी जो है 60,000 से ज़्यादा ट्रूप्स का डेथ हुआ था एंड 67,000 से ज़्यादा वुंडेड, है ना. मिसिंग कितने हैं, POW कितने हैं, यू कैन इमेजिन. सो दैट्स अ वॉल्यूम ऑफ कैजुअलिटी इंडियन ट्रूप्स सफर्ड अंडर द ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें हमारे इस युद्ध से कोई मतलब नहीं था. वी गॉट सिंपली इन्वॉल्व. नाउ उसके बाद जून 1918 को दैट वाज, इसी पीरियड में ही बोल सकते हो, क्योंकि ये जो वर्ल्ड वॉर 1 का पीरियड देखो, लेट्स सी द वर्ल्ड वॉर 1 का पीरियड, नवंबर 1918 और ये है जून 1918. सो जून 1918 मतलब युद्ध खत्म होने से पहले हुए, ब्रिटिश ने गाइडलाइंस इशू किया, सिलेक्शन ऑफ इंडियन कैडेट्स फॉर पासिंग आउट इनटू द रॉयल मिलिट्री कॉलेज एट सैंडर्स. दिस इज एट यूके का एकेडमी है जहाँ पे जैसे अपना IMM है. तो 1918 जून मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के एंड होने से पहले ही ब्रिटिश गाइडलाइन इशू हुआ. किस चीज़ के लिए, इंडियन कैडेट्स को ब्रिटिश आर्मी में सैंडर्स में जाके ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो इंडियन ट्रूप्स को ऑफिसर कैटेगरी में लेने के लिए. और इसके अंदर ये सैंडर्स का फोटो है, आप इसको नेट पे चेक कर सकते हो. और फील्ड मार्शल KM करियप्पा जो हमारे फर्स्ट CNC बने, ही वॉज फ्रॉम द फर्स्ट बैच ऑफ दैट किंग्स कमीशन और दी सैंडर्स के. सो आप इनके बारे में, इनको इसलिए भी हमको पढ़ना पड़ेगा बिकॉज ही वॉज द फील्ड मार्शल एंड फर्स्ट CNC. तो 3 फील्ड मार्शल है, 2 फ्रॉम द आर्मी, 1 फ्रॉम एयर फोर्स. तो इनको हमें सेपरेट पढ़ना होगा. सो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली अपडेटेड. अगर इफ़ यू वांट दैट आई शुड मेक ए वीडियो, यू कैन टेल मी एंड आई विल मेक ए वीडियो. अदरवाइज आई एक्सपेक्ट कि आप जब एयर फोर्स में आओगे इससे करके आओगे, वरना बहुत टाइम लगेगा आपका. सो प्लीज़ डू इट, राइट. उसके बाद में एक और बड़ा इवेंट हुआ 1918 में, ब्रिटिश सैंडर्स में इंडियन कैडेट्स को लेना शुरू किया. दैट वाज इन जून 1918. और उसके बाद एक और बड़ा डेवलपमेंट 1932 को हुआ, दैट वाज क्रिएशन ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी एट देहरादून. सो IMA वाज सेट अप
in after a suggestion by a military committee set up under the chairmanship of Field Marshal Philip Chetwood। तो आपको पता होगा इस बिल्डिंग को चेटवुड बिल्डिंग बोलते हैं, जिसके ऊपर IMA का मोटो भी है, द सेफ्टी ऑन, है ना, ऑल दोज थिंग्स आपको पता ही है। वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में बताया हुआ। सो इसका गठन, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका ये काम कब शुरू हुआ? 1932 में, आफ्टर अ मिलिट्री कमिटी वाज सेट अप अंडर द चेयरमैन ऑफ फील्ड मार्शल फिलिप चेटवुड। सो ही इज़ द फील्ड मार्शल जिनके सजेशन पे ये गठित हुआ, एंड इस तरह से IMA का ओरिजिन हुआ, राइट। सो जो लोग एकेडमी में CDS में जा रहे हो, या NDA में जो आर्मी वाले हैं वो लास्ट फाइनल ईयर में, ACC वाले, है ना, टेक्निकल एंट्री वाले, ये सब हम लोग IMA में जाते हैं। सो आपको एज हिस्ट्री ऑफ IMA, इनफैक्ट ऑल अकेडमीज जहाँ पे भी आप जा रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एंट्री आर गोइंग देयर, यू हैव टू अपडेट। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसको IMA का हिस्ट्री, NDA का हिस्ट्री, OTA का हिस्ट्री, एयरफोर्स अकेडमी का हिस्ट्री, नेवल अकेडमी का हिस्ट्री, प्लीज अपडेट इट, एंड प्लीज डू इट। इफ यू वांट आई कैन मेक इट, बट डोंट पुट सो मच ऑफ प्रेशर ऑन मी, प्लीज डू इट। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप ये सब करके आओगे मेरे पास, तो मेरे को ट्रेनिंग करने में मैं आई कैन फोकस मोर ऑन SML एंड ऑन दी साइट टेस्ट के टूल्स एंड द डेल्टा एंड फिलिंग ऑफ द डेल्टा। सो प्लीज इसको करके आना, राइट। सो दिस इज द इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इसका IMA क्रेडो एंड आर्मी के वैल्यूज, कोर वैल्यूज एंड आर्मी के इथोस, ये सब जो है पार्ट 2 में बनाए हुए हैं। प्लीज डू इट, अंडरस्टैंड इट, एब्जॉर्ब इट। आर्मी के वैल्यूज एंड आर्मी के इथोस को देखोगे, एंड देन आपको OLQ समझ में आएगा, जो कि मैं आगे करूंगा। देन यू विल अंडरस्टैंड कि दिस OLQs कैन नॉट बी एक्टेड, है ना। एक बार आप सेलेक्ट हो गए तो आपका कागज का TAT का कैरेक्टर नहीं अकेडमी में जाएगा। ये सब लड़कों ने TAT लिखा होगा, लेकिन TAT लिख के TAT का राम शाम नहीं गया, वो कैंडिडेट, वो रचयिता है यहाँ पे जो खड़े हुए। सो याद रखना, कथा वर्सेस कथाकार, यहाँ पे कथाकार हैं, ये जो खड़े हैं कथाकार हैं, बट इनका कथा को देख कर इन्हें सेलेक्ट किया था। सो कथा ठीक करते मत रह जाना, कथाकार को ठीक करना पड़ेगा। समझ में आया तो मुझे बताना, राइट। सो वर्ल्ड वॉर 1 ये आई थिंक ये दोबारा आ गया, 1 सितंबर से ये दोबारा आ गया आई थिंक, है ना। नाउ आई थिंक ये सीक्वेंस टूट गया है। सो एनीवे मैं आपको, ये मेरा सीक्वेंस, स्लाइड का सीक्वेंस गलत हो गया है। सो मेन कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, ये एक्चुअली मैंने सोचा था आप करोगे, बट मैंने एक स्लाइड बनाया था, उसको हाइड नहीं किया तो आ गया। एनीवे अब आ गया तो मैं बताता हूँ आपको। पता वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन हुआ था, विच एक्चुअली सॉल्व नथिंग, बट इसमें जर्मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया था, बिकॉज जर्मनी जो भी आपको एलाइड एंड एक्सेस एंड ऑल दैट कहानी पता है। लीग ऑफ नेशंस का फेलियर, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लीग ऑफ नेशन का फेलियर हुआ, ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बना था, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बना यूनाइटेड नेशन। आज यूनाइटेड नेशन भी ऐसे कगार पे आ गया है कि आज इंडिया तो खुल के बोलता है दैट इट हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, है ना, 5 परमानेंट मेंबर्स एंड ऑल दैट। सो इट इज़ बेटर एज मिलिट्री students and aspirants of SSB, you should know what happened, why was League of Nation formed, what were the mistakes in that, why it failed, and what is this United Nation and iska kya agenda tha, and why today it is also failing, and ye jo 5 permanent member ka lafda kya chal raha hai, and India ke kya claims hai। So you must please do it, है ना, please do it, बिना किए एयरफोर्स पे मत आना, बिकॉज इसमें फिर आपको बहुत टाइम लगेगा, करके आना। नेक्स्ट इज देयर वाज अ ग्रेट डिप्रेशन बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 के एंड के बाद में ऑल पूरा इकोनॉमी हिल गया था। द ओनली वन पर्सन हु बेनिफिटेड वाज USA, बिकॉज USA वाज नॉट इन्वॉल्व इन द वॉर, दे वर वॉर मार्केटर्स, है ना, वो अपने अम्यूनिशन बेच रहे हैं, वो अपना पैसा, वो नोट कमाया। दोनों वर्ल्ड वॉर 1 में भी वर्ल्ड वॉर 2 में भी USA ने नोट कमाया। सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 में वो पर्ल हार्बर एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद USA इन्वॉल्व हुआ था 4-5 महीने के लिए, और उन्होंने जापान का हिरोशिमा नागासाकी का सत्यानाश कर दिया था। सो ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं इसको, अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। राइस ऑफ फैसिज्म, हिटलर का, भैया एंटी नाजी, मार दो काट दो। उसके बाद द कल्ट ऑफ एडॉल्फ हिटलर, हिज प्लान्स, जैसे आज चाइना एक्सपैंड कर रहा है या करने का एम्बिशन लेता है, हिटलर ने भी पोलैंड पे आक्रमण कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आपको पूरी कहानी पता है। इनफैक्ट पालकी शर्मा, ये जो व्योन में है, उनका एक बहुत बढ़िया वीडियो है जहाँ पे उन्होंने हिटलर को चाइना के प्रेसिडेंट के साथ कंपेयर किया। आई डोंट नो कितने लोगों ने वो वीडियो देखा, अगर देखा है तो कमेंट में लिखना है।
कमेंट में बताना कि देखा है नहीं देखा है, तो आई रिक्वेस्ट यू समबडी टू शेयर इट इन द लिंक एंड उसको बाकी लोगों को भी देखना। वाला ब्यूटीफुल कंपैरिजन। सो जिस तरह का चाइना का इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म पॉलिसी चल रहा है, ऐसा दिखता है कि हिटलर ने मिलिट्री पावर यूज़ करके एक्सपैंड किया, चाइना इकोनॉमिक पावर एंड मिलिट्री पावर को यूज़ करके अपने तरीके से चाइना का हमन टोटा, ग्वादर पोर्ट एंड ऑल दोस थिंग्स दैट इज हैपनिंग, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आप लोग को पता ही है, राइट? इवन व्हाट इज हैपनिंग इन दी बॉर्डर्स विद चाइना, जो इंडिया के साथ हो रहा है। सो द पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट बाय द वेस्टर्न पावर्स, ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट बिटवीन एक्सेस पावर, है ना, लैक ऑफ ट्रीटीज बिटवीन एलाइज। तो एक्सेस पावर के बीच में भी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट और एलाइज के बीच में भी। अब मुझे बताना है ब्रिटिश, यूएसए, ये सब किस में थे, एक्सेस में था या एलाइज पे था? थोड़ा बताना अगर आप लोगों को पता है तो। सॉरी इसका सीक्वेंस टूट गया है, बट आई एम श्योर यू विल बी एबल टू एडजस्ट, है ना, वो पूरा सीक्वेंस गलत हो गया। नाउ इफ यू सी एक्सेस पावर, ये जो ये कलर है, सो इटली, जर्मनी एंड जापान इनिशियली एक्सेस पावर में ये थे, और अलाइज में यूनाइटेड स्टेट, ग्रेट ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन। लुक एट दिस, सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड ग्रेट ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 1 एंड इवन वर्ल्ड वॉर 2 में भी हम देखेंगे ये एक ही पार्टी में थे, और आज उसके बाद में नाटो बना और वॉर्सो, आप लोगों को पता है एक वॉर्सो पैक्ट भी बना। तो जब ये एक ही पार्टी में थे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जो भी है उसमें देखेंगे, और फिर जब जीत गए तो फिर ये आज इतने कट्टर दुश्मन कैसे बने कोल्ड वॉर पीरियड में? देयर वाज दैट बाइपोलर वर्ल्ड जब था, एक साइड सोवियत यूनियन, एक साइड रशिया। तो क्या हुआ कि मतलब एक ही पार्टी में होकर ऐसे कैसे इनके बीच में झगड़ा हुआ। उसके बाद एक इवेंट मैंने बताया था कि यूएसए जो है वर्ल्ड वॉर, आई थिंक पूरा सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट आई एम सॉरी फॉर दैट। 7 दिसंबर 1941 को एक अटैक हुआ था पर्ल हार्बर में, जापान ने किया था, जिसमें कि एक पर्ल हार्बर करके एक जगह है यूएस का, उसको बुरी तरह से उन्होंने डैमेज कर दिया था। इसके ऊपर एक वीडियो भी है पर्ल हार्बर करके। एंड ये पर्ल हार्बर कहाँ पे? इट्स एन अमेरिकन लगून हार्बर ऑन द आइलैंड ऑफ हवाई, वेस्ट ऑफ होनोलुलु। मैप के ऊपर ये आपको उल्टा डायरेक्शन में दिख रहा होगा, क्योंकि यूएसए इधर है, जापान इधर है। एक्चुअली ग्लोब घुमाओगे तो समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे हवाईयन आइलैंड है, और इसके बीच में ये अटैक हुआ था पर्ल हार्बर का। दूसरे मैप पे देखते हैं, दिस इज द मैप, है ना। तो इसमें देखो यूएसए इधर है एंड इधर जापान है, एंड दिस वाज द रूट जापान के प्लेन्स ने लिया था, और इधर आके पर्ल हार्बर को ठोक दिया उन्होंने बुरी तरह से। दिस हैपन ऑन 7th December 1941. Incidentally, 7th December also happens to be my birthday. Anyway, that's a different thing. So Japanese also sank, probably damaged 3 cruiser, 3 destroyer, an anti-aircraft training ship and 1 mine layer. More than 180 US aircraft were destroyed. इसमें इतना ज़्यादा डैमेज हुआ था यूएस का, है ना। यू कैन सी द पेपर आर्टिकल एंड ऑल दैट। आप लोगों ने आई एम श्योर वो वीडियो भी देखा होगा, और बहुत सारे लोगों को जो हिस्ट्री पढ़ा हुआ आपको वर्ल्ड वॉर का ये इंसिडेंट पता होगा। नाउ इसमें इफ यू लुक एट द कैजुअलिटी, यूएस का पर्ल हार्बर का कैजुअलिटी देखो, नेवी के 2008 लोग मारे गए, बिकॉज आफ्टर ऑल ये पर्ल हार्बर एक नेवल बेस था। उसके अंदर आर्मी के 218 सोल्जर्स, मरीन का 119, सिविलियन 68, टोटल 2400 प्लस लोग मरे, वुंडेड 1178, और कुल मिला के 3500 या 3600 के करीब कैजुअलिटी हुआ था इनका, है ना। एयरक्राफ्ट का 31 नेवी के एयरक्राफ्ट डैमेज हुए, और आर्मी एयरक्राफ्ट के 128, एंड इतने डिस्ट्रॉयड हुए। And US ship damage at Pearl Harbor, you can see the volume of destruction that Japan caused. Now, why Japan did this? जापान को लगा कि US को अगर इस तरह से मारा तो उसको बिल्कुल तक क्रिपल कर देंगे, उससे उनको पैसिफिक रीजन जहाँ पे भी वो अपने कर रहे थे वहाँ पे उनको अपना काम करने के लिए थोड़ा ब्रीदर मिल जाएगा। बट उनका कैलकुलेशन बहुत बुरी तरह से गलत हो गया। एक्चुअली US जो है, आई टोल्ड यू, इट वॉज लाइक ए वॉर मर्चेंट, है ना। गन बेचो, ये बेचो, वो बेचो, एम्यूनिशन बेचो। दे वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन the operation till the Pearl Harbor incident happened. उसके बाद में, now this happened on 7 December 1941. So ये आज का एक पर्ल हार्बर का नेशनल मेमोरियल है उसी जगह पे, तो आप इसको गूगल पे देख सकते हो। दिस इज द मेमोरियल, जैसे वॉर मेमोरियल होता है, ये पर्ल हार्बर का। आफ्टर 2500 लोग एक दिन में, एक झटके में यूएस के चले गए थे, लेकिन यूएस ने इसको छोड़ा नहीं। उसके बाद एक्चुअली गॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन
दी वर्ल्ड वॉर, एंड उसके बाद में उन्होंने जो किया है आपको पता है। इसके बाद में जो बचे कुछ 5-6 महीने वॉर का था, उसके अंदर बहुत सारा पूरे मतलब सभी अंदर खिंच गए। जैसे आज हमास और इसराइल का लड़ाई खिंच खिंच के इसराइल और ईरान तक पहुंच गया, एंड यू कैन सी हाउ द इट इज़ एक्सपैंडिंग। सिमिलरली पर्ल हार्बर के बाद में यू कैन सी कि ये जो लाल है ये सब एलाइज के हो गए, और ये पर्ल हार्बर अटैक के बाद ये वाला कलर जो है ये सब इसमें एलाइज के साथ हो गया, ये लोग न्यूट्रल रह पाए, और एक्सिस का पावर और जो भी है ये ब्लू में दिखाया हुआ है, ठीक है ना। सो यू कैन सी पर्ल हार्बर के इंसिडेंट के बाद में पूरा दुनिया ही उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। दैट्स वे द वर्ल्ड वॉर 1 का कल्मिनेशन। सो यू कैन सी व्हाट स्टार्टेड समथिंग लाइक दिस, एंड फाइनली एलाइज में ये हो गया और एक्सिस में ये लोग हो गए। सो दैट्स वे द होल थिंग डेवलप। नाउ आपको पता है एटम बॉम्ब, हिरोशिमा नागासाकी, 2 bombs of use, one was लिटिल बॉय। ये सब क्यों हुआ? पर्ल हार्बर के बाद, क्यों? बदला लेना था। सो लिटिल बॉय आपने ये सुना होगा, और दूसरा है फैट मैन। ये 2 बॉम्ब थे जो यूएसए ने यूज़ किया, एक को हिरोशिमा में, दूसरे को नागासाकी में। सो हिरोशिमा वाला 8:15 AM को अगस्त 6, 1945, मतलब 5 महीने के बाद वो हुआ था। पर्ल हार्बर के बाद 5 नॉट इवन 6 months। उसके बाद ये गिराया 6 अगस्त 1945 को, और ये गिराया नागासाकी में 11:22 AM को 9 अगस्त, 3 दिन के बाद 6 और 3 दिन के बाद ये। एंड वी नो दैट वाज हाउ इट हैज इम्पैक्टेड द वर्ल्ड बियॉन्ड वर्ल्ड वॉर 1 एंड मैनकाइंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्केल दैट वाज अनइमेजिनेबल। जापान का पूरा कैलकुलेशन फॉर पर्ल हार्बर वेंट रॉन्ग, एंड दिस वाज द कंडीशन, हिरोशिमा एंड दिस वाज नागासाकी, है ना। आप मुझे कमेंट में बताना क्या प्लेन यूज़ किया था यूएस ने, है ना। देयर वाज सम बॉम्बर, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होता जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी चेक करके मुझे बताना। एंड लुक एट द डिवास्टेशन, कैजुअलिटी 1,40,000 people in Hiroshima, 74,000 in Nagasaki. That was a casualty. This was physical casualty. उसके बाद radiation का इफेक्ट, कैंसर, म्यूटिलेशन, DNA change, बहुत कुछ हुआ। In the years that followed, many of the survivors would face leukemia, cancer, other terrible side effects of radiation. In fact, अभी भी बोलते हैं कुछ जगहों पे वो रेडिएशन, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, झूठ तो नहीं होगा, अभी भी उसका एलिमेंट्स ऑफ इट इज़ लाइक भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुआ था भोपाल में, यूनियन कार्बाइड का लीक, है ना, उसका कुछ साइड इफेक्ट अभी भी उस एरिया में बोलते हैं दिखता है। आई डोंट नो हाउ मच इज अ फैक्ट, बट यू कैन इमेजिन, विल नॉट गेट इनटू द फैक्चुअल करेक्टनेस, बट आपको पता है उसका बहुत लंबा असर हुआ था। एंड उसके बाद जापान जो है दोबारा, इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, हाउ डिड इट राइज एंड टू बिकम अ पावरफुल इकोनॉमिक पावर टुडे, है ना, नॉट अ मिलिट्री पावर बट इकोनॉमिक पावर, है ना। जापान आज बहुत अच्छा कर रहा है इकोनॉमिकली, लेकिन इट वाज अ वेरी क्रूअल फोर्स। उनका मिलिट्री आप देख सकते हो, जिन्होंने पर्ल हार्बर किया किस तरह का होगा। चाइना बारे में उन्होंने खूब गंद मचाया हुआ है। एनीवे, सो अगस्त 10 मतलब अगस्त 9 को सेकेंड बॉम्ब गिरा था, अगले ही दिन, जब मतलब 6 अगस्त को पहला, 9 अगस्त को दूसरा बॉम्ब। 2 बॉम्ब गिरते ही जापान घुटने पे आ गया, और 10 को, अगले तारीख को, 1 day after the bombing of Nagasaki, the Japanese government issued a statement agreeing to accept the Allied surrender terms, and had been dictated by पोस्ट-डैम डिक्लेरेशन। now पोस्ट-डैम डिक्लेरेशन में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन थे, जिसमें कि जापान लिटरली अनकंडीशनली मान गया, एंड वन ऑफ देम वाज द एंटायर मिलिट्री टू बी डिसबैंडेड, और उनको यूएस प्रोटेक्शन देगा करके एक है, एक्यूरेट डिटेल्स मुझे नहीं पता, आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद जापान का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो मिलिट्री लीडर्स थे, वो फौज तो डिसबैंड ही हो गया, खत्म ही हो गया, तो ये मिलिट्री लीडर्स जो पहले फौज के इतने डिसिप्लिन लीडर्स थे, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दे ऑल शिफ्टेड टू इंडस्ट्री, और उस तरह से जापान का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नींव पड़ा। एंड दोज मिलिट्री पीपल विद दैट डिसिप्लिन वेंट, एंड उनका एक टेक्निक है काइज़न, आपने सुना होगा काइज़न टेक्निक ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, है ना। ये क्या है, अगर सुना है तो मुझे बताना। एंड टुडे दिस इज ए बिग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में सेल्फ डेवलपमेंट का टूल है। इनफैक्ट आई ऑल्सो यूज इट इन माई SML टूल्स। तो आप लोग जब आओगे हम इसके बारे में बात करेंगे, एंड कैन सी हाउ दिस कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ, नॉट सेल्फ डिस्क्रिप्शन, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। तो मुझे बताना क्या आपने ये प्रिंसिपल के बारे में सुना है, नहीं सुना तो गूगल करो, फाइंड आउट करो, एंड देन
put it in the comment box, right? So that was World War 1 and 2 and all that. So आपने ये देखना है कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट क्या है वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में, है ना. इसको जरा अपडेट कर लेना. मेरा प्रेजेंटेशन का सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है. आई एम नॉट करेक्टिंग इट बिकॉज आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड इसको 2 दिन के अंदर मैंने बनाया. सो उसके अंदर बहुत सारा स्लाइड इधर उधर का गलती है. दैट आई एम श्योर यू विल बी एबल टू फॉरगिव एंड मूव ऑन, राइट. सो इंडिया का जो है, इंडिया वॉज डेफिनेटली फोर्स टू टेक पार्ट इन दिस, है ना. इंडियन फोर्सेज वर आस्क्ड टू वर ऑल्सो टुक पार्ट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में किया था वैसे इधर भी हमको मजबूरी में करना पड़ा बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के कारण. 2.5 मिलियन, और इसको जरा कन्वर्ट करो मिलियंस का मतलब कितना होता है जरा मुझे बताना. सो 2.5 मिलियन मतलब कितने इंडियंस फॉट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मेकिंग अस द लार्जेस्ट वॉलंटियर आर्मी. दिस वी वर नॉट वॉलंटियर, वी वर मेड टू वॉलंटियर, है ना. फौज में भी बोलते हैं, फौज में आप इफ़ यू डोंट टेक इनिशिएटिव यू आर फोर्स टू टेक इनिशिएटिव. सो हिंदुस्तान की फौज भी वी वर नॉट वॉलंटियर बट वी वर प्रोजेक्टेड एज वॉलंटियर आर्मी. हम भी आएंगे करके. नो, हम आए नहीं थे, हमें लेके गए थे. सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया वॉज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर. ना इसके लिए आप लोगों को शशि थरूर का एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक डिबेट याद होगा. अगर किन लोगों ने देखा है, अगर देखा तो शशि थरूर का जो ऑक्सफोर्ड वाला वो है उसमें वो रिपैट्रिएशन की बात करता है और उस टाइम पे कितने ट्रिलियंस का ब्रिटिश ने हमें लूटा है और हमने कितना कंट्रीब्यूट किया है वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में. उसका एक उन्होंने एस्टिमेट लगाया था. व्हाट अ पावरफुल स्पीच. आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा. नहीं देखा तो अभी जरूर देख लेना, है ना. आपको आपके पूरे प्रिपरेशन में एक डेप्थ मिलेगा, खोखलापन निकल जाएगा. काइंडली वॉच इट एंड if somebody can share it with me, please share it in the comment box so that others can also watch it, है ना. शशि थरूर का I think it was 4-5 years back, शायद उससे भी शायद ज़्यादा ही होगा. उसको मोदी जी ने भी उसको अप्रिशिएट किया था. व्हाट अ ब्रिलियंट स्पीच एंड व्हाट अ सॉलिड डेटा के ऊपर अंग्रेज भी हिल गए थे. उसके बाद देयर वाज अ डिबेट, क्या बोलते हैं इन द ब्रिटिश ऑल्सो. ब्रिटिश में ये सब ब्रिटिश ये जो कॉलोनी के टाइम का ये बातें उनको बताते नहीं हैं, लेकिन शशि थरूर के उस डिबेट ने पूरा इट वाज लाइक कैन ऑफ वर्म्स को ही खोल दिया था. सो आई विल रिक्वेस्ट यू इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट काइंडली वॉच इट. नाउ इंडिया वर्ल्ड वॉर 2 में इजिप्ट, इटली, लीबिया, फ्रांस, बर्मा, तुनिशिया, मलेशिया और बहुत अलग अलग फ्रंट्स के ऊपर ब्रिटिश के लिए लड़ाई दिया और खूब कुर्बानी भी किया. 87,000 plus Indian soldiers lost their life, 34,354 wounded, and 67,340 plus became prisoner of war. ठीक है ना. इससे भी बड़ा फिगर था 1971 में इंडो पाक वॉर, बांग्लादेश के क्रिएशन में. आप बता सकते हो कितने लोगों ने वहाँ पे PW बने थे पाकिस्तान का. मतलब वर्ल्ड वॉर, एनीवे वर्ल्ड वॉर का तो फिगर बहुत ज़्यादा ही होगा बट इस फिगर से ज़्यादा था 1971 का. इफ समबडी नोज प्लीज पुट योर कमेंट्स. सो दैट्स अ काइंड ऑफ लॉस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ्स एंड डेथ एंड डिवास्टेशन दैट India is faced, plus material loss, ammunition, material, kapde, vupde, khana, pani. Now, World War के टाइम पे फील्ड मार्शल सर अचिनलिक was our CNC और उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, इनफैक्ट दोनों पीरियड में यही थे, उन्होंने एक बात बोला था. द ब्रिटिश कुड नॉट हैव ब्रॉट बोथ वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 had इफ़ दे हैड नॉट हैड इंडियन आर्मी. मतलब अगर इंडियन आर्मी ब्रिटिश के साइड से नहीं वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 लड़ता तो ये रिजल्ट जो आज मिला है वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 का वो होता ही नहीं. सो दैट्स अ बिग एक्नॉलेजमेंट बट वी पेड अ प्राइस, है ना, फॉर अ वॉर जिसमें हमारा कोई मतलब नहीं था. एंड इस वॉर से आप देख सकते हो कि ब्रिटिश इंडियन आर्म फोर्सेस में 4,000 प्लस इंडियंस वन मेडल. इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब इंक्लूडेड होगा. एंड इसमें 18 प्लस विक्टोरिया क्रॉस या दिस इज व्हाट इज इट कॉल्ड, इसका नाम भूल गया, कोई बता सकता है इसका? आई फॉरगॉट द नेम, है ना. विक्टोरिया क्रॉस प्लस ये वाला, इसको इफ समबडी कैन हेल्प मी विद दिस, इसका नाम क्या, दिस मेडल, इट्स जस्ट स्किप्ड आउट ऑफ माइंड. सो it was awarded to the Indian troops, right? Now इसके बाद
सो दिस एंडेड इन 45, वर्ल्ड वॉर टू एंडेड इन 45। उसके बाद ब्रिटिश जो है भले जीत गए, कमर टूट गई, उतने में इंडिया में भी फ्रीडम मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब स्पीड पकड़ना शुरू हो गया और ब्रिटिश एम्पायर को मैनेज करना मुश्किल हो गया, बिकॉज एक तो एम्पायर बड़ा हो गया, लॉसेस बहुत हो गया वॉर में, ट्रूप्स डिप्लीट हो गया, इकोनॉमी गॉट अफेक्टेड। सो यहाँ पे शुरू होता है, इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से शुरू होता है पार्टीशन। नाउ एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है यूनाइटेड नेशन का गठन, वो मैंने यहाँ पे स्लाइड बनाना छूट गया, बट आई विल रिक्वेस्ट यू कि यूएन का गठन के पीछे क्या कॉजेज थे, उसका क्या मोटो था, एजेंडा क्या था, और आज यूएन का क्या स्टेटस है, और इंडिया का परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो हम बार बार एक रिक्वायरमेंट प्लेस कर रहे हैं, इसमें इंडिया के आर्ग्यूमेंट्स क्या है, इसको अच्छे से कर लेना। दिस कम्स इन दी ग्रुप डिस्कशन, दिस कम्स मेजरली एज योर पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चन में। और आजकल बिकॉज जयशंकर जी अभी भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मीटिंग भी हुआ है वेरी रिसेंटली, मे बी लास्ट वीक या 2 वीक पहले, तो उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट बोले हुए हैं। सो प्लीज़ अपडेट दिस, बिल्कुल इसको करना। यूनाइटेड नेशंस का जो कैसे वो एग्जिस्टेंस में आया था, किस मोटो से आया, क्यों वो फेल हो रहा, किस तरह से ये वीटो वाला जिनके पावर वाले P5 कंट्रीज है, कैसे उसको अपने उस पावर को मिसयूज़ करता है, and how it is actually instead of helping it is actually blocking things, and एक selfish motive के लिए ये चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। I'll request you to kindly update it. Now partition of India के साथ एक और थियरी, 2 नेशन थियरी आ जाता है, जहाँ पे एक साइड में जिन्ना साहब है और एक साइड में नेहरू जी का इंडियन नेशनल कांग्रेस है और गांधी जी वगैरह भी उसमें इन्वॉल्व है। सो 2 नेशन थियरी का रूट्स आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज यहीं से इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बीज बोने शुरू हुए। सो एक साइड से क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था और दूसरी साइड से जिन्ना जी बोल रहे थे पहले पार्टीशन करो फिर क्विट करो। सो यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। सो नाउ यहाँ से ये इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाता है, बिकॉज ये जेनेसिस है, ये रूट्स है प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट का, तो इसको आपको पता होना चाहिए। एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया आपको पता 1947 में लॉर्ड माउंटबैटन, और एक साइड में मुस्लिम लीग, एक साइड में Indian National Congress and all those things, right? Now, the Indian partition movement was a result of series of events. So now, what are the series events? These are the causes. जैसे TAT में बोलते हैं ना, what led to the situation? What were the causes for partition? So there were many causes. So I'll request you to kindly update that. मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, मोटा मोटा क्या अच्छे से पता होना चाहिए। So what are the causes and consequences? आपको पता है, there were a lot of causes and there are a lot of consequences. So what led to the situation? What was the outcome? That is consequence, and how is it affecting today? TAT की तरह इसको करना पड़ेगा। कमेंट लिख के जिन लोगों को पता है, जिनका ये सब्जेक्ट है, मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है, आप इसको बताना ना। आपको पता है यहीं से ऑपरेशन पोलो शुरू हुआ, जूनागढ़ का प्रॉब्लम, जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम हुआ, फर्स्ट वॉर कश्मीर, इंडिपेंडेंट कश्मीर का वॉर 47-48, फिर उसके बाद में 65 का तो खैर कश्मीर वॉर नहीं था, उसके बाद 1971 वॉर है ना यहाँ पे इसमें। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड। तो इन सब का रूट्स जो है यहाँ पे है, तो आप अगर इसको क्लियर करोगे तो उसको आपको एक्सप्लेन करना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और यहीं पे फिर आपको पता है कि POK का गठन हुआ, UN में चले गए नेहरू जी, उसके बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल आ गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, अक्साई चिन का प्रॉब्लम, फिर वो यहाँ पे इधर जाके अपना क्या बोलते हैं उसको, सियाचिन ग्लेशियर का ऑपरेशन मेघदूत, सो मेनी थिंग्स हैपन, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट उन सब का जड़ यहाँ पे व्हाट लेड टू द सिचुएशन। सो आई रिक्वेस्ट यू, कॉजेज कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, समबडी कैन मेक अगर आपके पास कुछ हो तो इसमें यहाँ पे मुझे भी शेयर कर देना, आई कैन मेक मोर वीडियोस ऑन दैट। अदरवाइज ऑल्सो इफ़ यू से कि बनाना तो मैं बना दूंगा। एक्यूरेसी का ध्यान नहीं दे रहा, एक मोटा मोटा डायरेक्शन के लिए आप इसको जरूर करना। तो वन ऑफ द मेजर रीजन वाज दैट ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल करके हमको तोड़ के, इनफैक्ट ये हमारे साथ ही नहीं किया, आपको पता है इजराइल पैलेस्टीन का जड़ के युद्ध के पीछे भी ब्रिटिशर्स का बैलफोर्ड डिक्लेरेशंस, और वो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने बांटा बूटा, आज वो कितना गंद मचा दिया, जहाँ गए ब्रिटिश ने ऐसा किया कि उसका गंद ही मच गया। सो ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल जो है वो एक मेजर रीज़न था जिसके कारण रिवोल्ट बहुत तेज क्विट इंडिया पकड़ा। और अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में डिवाइड एंड रूल चलता है, देश बांटो शासन करो, है ना।
धर्म में बांटता हूँ, हिंदू मुस्लिम काट दिया, है ना, जाति में बांटती हूँ, पिछड़े ये हो गया, सिखों को अलग करता था खालिस्तान मूवमेंट राजीव गांधी के टाइम, अब जाति की उपजाति में बांटूंगा, है ना। सो यू कैन सी कि हमारा अनफॉर्चुनेटली वो कीड़े उस टाइम का था कि एक यूनिफाइड इंडिया को इस तरह से छितर बितर कर दिया कि हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बट अब जिस तरह से हालात हैं देश के, अभी भी डिवाइड एंड रूल चलता है, देश बांटो शासन करो। आप लोग कमेंट जरूर बताना, इसके ऊपर भी आपको जीडी टॉपिक आता है, इसके ऊपर भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस बनते हैं, सो प्लीज़ डू इट। ये नाउ क्विट इंडिया मूवमेंट आपको पता है ना, कैंपेन फॉर इंडिपेंडेंस ने खूब जोर पकड़ लिया, सिपाही में उठने से शुरू हुआ था बट अब तक काफ़ी स्पीड पकड़ लिया। अब ये हमको प्रोमिनेंटली हिस्ट्री में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना सबको बोलते हैं, बट इसमें सुभाष चंद्र बोस और उनकी बहुत सारी टीम भी थी। दोनों के आइडियोलॉजी अलग अलग थे बट दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन था और हमारे इतिहास में उन सबको हटा दिया था। अब जाके वो उनको उजागर कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को सिर्फ गांधी जी का मनाते हैं बट 2 अक्टूबर को एक और बहुत प्रोमिनेंट लीडर का बर्थडे है। कौन है मुझे बताना और उनका क्या पोजीशन था वो भी बताना। हम 2 अक्टूबर सिर्फ इन्हीं को जानते हैं बट 2 अक्टूबर किसी और का भी मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना अगर आप जानते हो क्यों वो नाम गुमनाम है, क्यों वो नाम गुमनाम है। नेक्स्ट मुस्लिम कंसर्न है ना, इसी क्विट इंडिया के बीच में 2 नेशन थियरी का आ गया। सो मेनी मुस्लिम्स वर कंसर्न अबाउट लिविंग इन ए कंट्री विद ए हिंदू मेजॉरिटी, बट अनफॉर्चुनेटली हिंदू मेजॉरिटी से निकल के मुस्लिम मेजॉरिटी वाले कंट्री में जाके आज उधर भी प्रॉब्लम है। यू नो, यू कैन सी बलूचिस्तान प्रॉब्लम, सिंध में प्रॉब्लम, पंजाब में प्रॉब्लम, उधर प्रॉब्लम। सो विल नॉट गेट इन टू दैट बट यू अंडरस्टैंड, एंड इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और आजकल जिस तरह का पाकिस्तान का हालत है उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का पार्टीशन के बाद क्या क्या गलती किया, इकोनॉमिक गलतियाँ, पॉलिटिकल गलतियाँ, मिलिट्री गलतियाँ, एंड वॉट एवर उनका पॉलिसी है, यू नो, इंडिया फोकस जो पॉलिसीज है, क्या नुकसान हुआ जिसके कारण आज उनका ये पॉलिटिकल स्टेट और इकोनॉमिक स्टेट है। दिस इज अ जीडी क्वेश्चन एज वेल एज ए पर्सनल इंटरव्यू का क्वेश्चन है और ये आप बिना किए नहीं जा सकते, बिकॉज अगर आप आर्म फोर्सेस में आ रहे हो तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, तो लॉट ऑफ अदर रिलेशन जिसको मैं आगे बताऊंगा, वो नहीं किए बिना जाओगे तो यू आर एक्चुअली गोइंग खोखला बन के। सो आई रिक्वेस्ट यू कैन यू डू दैट एंड टेक इट सीरियसली, राइट। नेक्स्ट इज मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको कि कायदे आजम बोलते हैं पाकिस्तान में। द लीडर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिन्ना डिमांडेड पार्टीशन एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस सेटलमेंट। तो उन्होंने बोला भैया इंडिपेंडेंस तो बाद में, पहले 2 पार्ट में बांटो। तो ये बहुत तगड़ा इन्होंने 1940 से ही आवाज़ें उठनी शुरू हो गई थी और आजकल बोलते हैं 1937 में भी, मुझे नहीं पता कितना सही है, 37 या 38 में वीर सावरकर जी ने भी ये एक बात बोली थी। आई एम नॉट वेरी करेक्ट, वेरी क्लियर अबाउट इट, बट सुना है, यू कैन चेक एंड अपडेट मी अगर किसी को इसके बारे में पता है। सो 1940 में ही, फॉलोइंग द मार्क्ड डिफरेंसेस बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, टेंशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स अरोज, जिन्ना मेक्स द फर्स्ट डिमांड फॉर अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम। ये 1940 में ही हो गया था, लेकिन अभी बोलते हैं 1937 में वीर सावरकर जी ने इस बात को बोला था कि हमको शायद ये करना पड़ेगा। आई एम नॉट अवेयर, इफ किसी को इसके बारे में नॉलेज हो तो आप इसको जरूर बताना इधर, है ना। देन फॉर वेरियस रीजंस, है ना, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया, जिसके कारण इट वाज डिसाइडेड टू पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना। तो दैट वाज द पीरियड, वाज अ वेरी बैड पीरियड। आपको पता होगा कि कितने लोगों का डेथ हुआ, क्या हुआ। जो लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मुझे तो इसके बारे में उतना भी कुछ ध्यान नहीं है, बहुत पहले पढ़ा होगा। सो बट यू नो, आप लोग क्योंकि अभी कर रहे हो। सो दिस वाज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और यहाँ पे दिस वाज अप्रूव्ड टू पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान बेस्ड ऑन द लाइन्स ऑफ रिलीजन, राइट। नाउ इसके लिए कमीशन बनाया गया था, बाउंड्री कमीशन, जुलाई 1947 को। तो इसी पीरियड में, मतलब इस इंडिपेंडेंस एक्ट के साथ में बाउंड्री कमीशन, और इस बाउंड्री कमीशन को अपॉइंट किया था लॉर्ड माउंट बैटन ने, जो कि उसके ब्रिटिश के लास्ट वाइसरॉय थे। और इन्होंने इसके लिए
रैटक्लिफ करके एक बंदे को चेयरमैन बनाया था, इसका आप लोगों को पता होगा, रैटक्लिफ है ना, रैटक्लिफ लाइन, टू रेकमेंड हाउ पंजाब एंड बंगाल रीजन्स ऑफ द इंडियन सब कॉर्नर टू बी डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस चीज़ को मतलब पंजाब और बंगाल का डिवीजन कैसे करना है उसके लिए बाउंड्री कमीशन किया। और आपको पता है जो बंगाल का है, जो हमारा वेस्ट बंगाल है, और जो क्या बोलते हैं बांग्लादेश है, वो पहले एक था, उसको आधा किया है रैटक्लिफ लाइन इसी बाउंड्री कमीशन पे। उसी तरह से जो हमारा पंजाब था वो आधा पंजाब पाकिस्तान चला गया, आधा पंजाब हिंदुस्तान में आ गया, वो भी इसी बाउंड्री कमीशन में हुआ था। और हमें पता आज बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स के जड़ है वो इस रैटक्लिफ लाइन है ना, चकमा रेफ्यूजी का प्रॉब्लम, आज तो बांग्लादेश का शेख हसीना इंडिया में है ना, तो पाकिस्तान का आपको पता है अपना करतारपुर कॉरिडोर जो हमारा सिख धर्म का रिलीजियस प्लेस है वो पंजाब पाकिस्तान में चला गया, आज तो वहाँ पे कॉरिडोर आ गया कुछ साल पहले, बट देन इट वाज वेरी बैडली डिवाइडेड है ना, फैमिलीज आधा उधर चला गया इधर चला गया, वी नो दैट। सो इसको इस बाउंड्री कमीशन को अपॉइंट करने का काम था लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, और इन्होंने इसको क्या किया था, एक बंदा था रैटक्लिफ, ये आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इनको बना दिया चेयरमैन, और इनके नीचे 4 बंदे इंडियन नेशनल कांग्रेस और 4 बंदे मुस्लिम लीग से दे दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे बॉस, नेहरू जी, और यहाँ पे कौन थे बॉस, यस ठीक है जिन्ना सी। सो रैटक्लिफ साहब ने क्या किया, फटाक से उन्होंने डिवाइड कर दिया मैप के ऊपर, शायद दारू पी के किया होगा, मतलब ग्राउंड पे कुछ नहीं, नो सर्वे और रीजनल इन्फॉर्मेशन वाज चेंज बिफोर लेइंग डाउन द पेन। उन्होंने एक पेन उठाया, एक हाथ में दारू एक हाथ में पेन, और ऐसे 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 मार दिया। सो रैटक्लिफ लाइन डिवाइडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन August 17, 1947, the line that divides India and Pakistan. So Radcliffe line क्या है, it is the line that divides India and Pakistan. किसने किया था, Radcliffe ने। किसने इनको अपॉइंट किया था, लॉर्ड माउंटबेटन। This line divided कितना, 4,50,000 square kilometers of territory among 87 million people, जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान से अलग हो गए। तो ये जो लाल लाइन है ये एक है, ये दूसरा है, ये दोनों लाइन को मिला के क्या बोलते हैं, रैटक्लिफ लाइन। किसने किया, इन्होंने। कैसे किया, दारू पी के। सो टुडे इट्स वेस्टर्न साइड स्टिल सर्व्स एज इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो ये लाइन है रैटक्लिफ का, ये इधर इंडिया इधर पाकिस्तान, सो ये आज भी इंडिया पाकिस्तान का आईबी है। एंड द ईस्टर्न साइड सर्व्स एज द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। तो ये जो ईस्टर्न साइड का है ये हो गया इंडिया एंड बांग्लादेश का बॉर्डर, है ना। चिकन नेक वगैरह आपको पता है, इंडिया में एक साइड बांग्लादेश, आपको सब कहानी पता है, आपको सब उसका रूट्स यहाँ पे है। नाउ रैटक्लिफ बिकेम द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो आज आईबी जो है हमारा रैटक्लिफ लाइन को ही बोलते हैं। Now this was named after the architect Sir Ratcliffe, the British lawyer and chairman of the Boundary Commission, who was assigned this task and he did no survey. ऐसे ही मैप उठा के मार दिया। ऐसे एक लाइन मारने के कारण आज सियाचिन का जो प्रॉब्लम है उसका जेनेसिस था, बिकॉज सोचा उसके आगे तो पूरा बर्फ है, ग्लेशियर है, तो क्या है वहाँ तक एनजे कौन सा पॉइंट है बताना, अब बताना एनजे कौन सा पॉइंट है सियाचिन ग्लेशियर का, उसके आगे कुछ था ही नहीं। तो फिर वो इंडिया पाकिस्तान का इशू हो गया, फिर मेघदूत हो गया। तो आपको कनेक्शन मिल रहा धीरे धीरे। सो दिस इज द रैटक्लिफ लाइन, ठीक है ना। तो आपको रैटक्लिफ लाइन ना भी हो, मैकमोहन लाइन क्या है, रैटक्लिफ लाइन क्या है, सो मेनी अदर लाइन, एलओसी क्या है, एलएसी क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, बहुत सारे लाइंस, दुरंत लाइन क्या है ना। दुरंत लाइन हमारे पास नहीं है, वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। मैकमोहन लाइन क्या है, थोड़ा जरा इनको देखो, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग जब आप इनको क्रम में करोगे तो, भले कि ऐसे रटने का है ना। तो दिस वॉज दैट, राइट। सो रैटक्लिफ पार्टीशन लाइन्स 1947। फाइनली इस पार्टीशन को इंडिया और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया। सो इंडियन लीडर्स एक्सेप्ट ब्रिटिश प्लान्स, डोमिनियन स्टेटस एंड पार्टीशन। डोमिनियन स्टेटस, 2 डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, उसको पार्टीशन करने के बाद, है ना। सो पास बाय द यूके पार्लियामेंट इन जुलाई 1947। तो यूके का पार्लियामेंट, ऋषि सुनक साहब जहाँ बैठे थे, आज तो बदल गए वो, तो उन्होंने 1947 में ठप्पा मार दिया कि
कंट्री को अलग कर दो रैडक्लिफ लाइन के आधार पर, एंड सेट आउट द सोवरेन डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. सो डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ Pakistan. So that's a story. And then two new nation born in India as British and 200 years of rule. अगस्त 14 का ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, न्यूयॉर्क टाइम्स, है ना. 200 साल तक इंडिया को निचोड़ा है और इंडिया को काट पीट के ट्रिलियंस, 45 ट्रिलियंस का लूटपाट करके अंग्रेज चले गए और आज हमें डेमोक्रेसी का पार्ट सिखाते हैं. एनीवे, today we are happy that India is, in terms of economy, higher than British. So that's our growth. लंबा समय लगा, बहुत challenges थे, वो another story है. इंडिया 5th इकोनॉमिक लार्जेस्ट इकोनॉमी के पीछे वो कहानी अलग आपको तैयार करना पड़ेगा, राइट. सो पार्टीशन के नुकसान आपको पता हो, नफ़ा नुकसान क्या हुआ, कितने लोग मरे, है ना, इधर इधर कितने फैमिलीज तबाह हुए, कितने लोगों का रेप मर्डर हुआ, कोई अंदाजा ही नहीं, है ना. सो द पार्टीशन लेड टू मास माइग्रेशन विथ हिंदूज मूविंग टू इंडिया एंड मुस्लिम टू वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान. जो लोग कलकत्ता साइड के थे, जो ईस्ट के थे, वो लोग चले गए वेस्ट बंगाल, जो लोग उधर के थे वो चले गए पाकिस्तान के तरफ. बहुत सारे लोग मारे गए. सो एन एस्टिमेटेड 15 मिलियन, सो 15 मिलियन मतलब कितने लोग होते हैं, जरा टाइप करके बताना, वर डिस्प्लेस एंड एस्टिमेटेड 1 मिलियन डाइड. क्या पार्टीशन किया इंडिया पाकिस्तान का, राइट. और उसका दर्द आज भी ख़त्म नहीं हुआ है और शायद आगे भी चलता रहेगा. सो एक बुक है खुशवंत सिंह का, ट्रेन टू पाकिस्तान, मूवी भी है. कितने लोगों ने ये पढ़ा है या सुना है ना. इसको अगर पढ़ोगे तो पार्टीशन की कहानी आपको पता चलेगा. खुशवंत सिंह एक बहुत ही बड़े लेखक थे. 1915 से 2014 में इनका डेथ हुआ था, जिस साल मैं रिटायर हुआ था उस टाइम का. तो ट्रेन टू पाकिस्तान, इधर से चले तो लोगों को लेके पूरी लाश उतरी वहाँ पे. नेक्स्ट, इसी से कनेक्टेड आप लोगों के लिए एक और आ जाता कि ये जो पार्टीशन हुआ था, ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ था, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे वो, उनको एक ऑप्शन था कि आप डिसाइड कर सकते हो इंडिया की तरफ जाना है या पाकिस्तान की तरफ. आप समझे क्या बोल रहा हूँ. ये जो इंडिया का पार्टीशन वो ब्रिटिश इंडिया का हुआ, प्रिंसली स्टेट का नहीं था. तो आपको हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा व्हाट आर प्रिंसली स्टेट, व्हाट इज़ ब्रिटिश इंडिया एंड ऑल दैट. वो मैं उसमें घुसूंगा नहीं क्योंकि मेरा डोमेन नहीं है, मैं तो मजबूरी में कर रहा हूँ. सो यहाँ पे आ जाता मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट और इसमें एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है इनका. मुझे बताना ये कौन है और इन्हें किस टाइटल से जाना जाता है, कौन है बताना. इसके ऊपर भी आपको पर्सनल इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लेते हो, स्पेशली अगर आप गुजरात से हो तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं का है. इनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ ये कौन है. अगर जवाहरलाल नेहरू और इनके बीच में ऑप्शन था, ये बने नहीं, काश ये बन जाता तो इंडिया का शायद इतिहास पोस्ट पार्टीशन चेंज हो जाता. तो इसके ऊपर भी कभी कभी सवाल आता है. तो हु इज़ दिस पर्सन, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट में, इन्हें क्या बोला जाता है, लौह पुरुष भी बोला जाता है. जो मुझे बताना है कौन है, क्यों, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है. मुझे बताओ ना बताओ, आप इसे ज़रूर तैयार कर लेना, बिकॉज इससे आपको ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय गोवा वाला, देन कश्मीर का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये सब उससे कनेक्टेड हो जाता है. तो मुझे बताना है कौन है और इनका क्या कंट्रीब्यूशन है. सो इनका नाम है सरदार पटेल, है ना. और ये यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया में इनका बहुत भयंकर योगदान है. नेहरू जी थोड़े परेशान हो जाते थे, तो नेहरू जी को ये भेज देते थे विदेश यात्रा और ये बन जाते ऑफिशिएटिंग प्राइम मिनिस्टर और पीछे से ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय सब करा देते थे. नेहरू जी को बोलते थे आप विदेश यात्रा करो, क्योंकि नेहरू जी थोड़े से इन मामलों में थोड़े से भी परेशान हो जाते थे, ठीक है ना. तो एनीवे आप देखोगे जो लोग गुजरात से हैं वो आपको इसके बारे में, इसका टूरिज़्म पोटेंशियल, ये क्यों बना था, इसका 182 या 83 मीटर्स हाइट है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी शायद 92 या 94 समथिंग है ना. तो इसके बारे में, ये कैसा कंस्ट्रक्शन, इसका टूरिज़्म का क्या है, नर्मदा व्हाटएवर, इसके बारे में भी पूछते हैं. जब ये बना था तब तो सबसे पूछते हैं, अभी जो गुजरात के हैं आप लोगों से इसका टूरिज़्म से कनेक्टेड भी इनका कंट्रीब्यूशन पूछते हैं. आई थिंक एवरीबडी शुड नो इट बिकॉज ही हैज़ ट्रेमेंडसली कंट्रीब्यूटेड
to what India as a union is today. So इनको जरूर कर लेना. नेक्स्ट अब आ जाता है हमारी आर्मी पे, है ना. द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, द रॉयल इंडियन नेवी एंड द रॉयल इंडियन एयरफोर्स, द इंडियन सिविल सर्विसेज एंड रेलवेज एंड द सेंट्रल ट्रेजरी RBI, ये सबको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. सो इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन नेवी, ब्रिटिश इंडियन एयरफोर्स को दोनों के बीच में डिवाइड कर दिया. दिस वाज द लास्ट स्पेशल इंडिया आर्मी ऑर्डर जो कि इन्होंने फील्ड मार्शल साहब ने साइन किया था. ये साइन किया था 15 अगस्त को, एंड इसका एक ही लाइन का स्टेटमेंट था, दिस इज द लास्ट इंडिया आर्मी ऑर्डर. इसके बाद उनका सिग्नेचर बंद, बिकॉज इंडिया ने टेक ओवर कर लिया था. डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द इंडिया आर्मी ऑर्डर्स. वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में हमको निचोड़ दिया, और 1947 अगस्त 15 को लास्ट ऑर्डर इशू. दिस वाज द एक्चुअल ऑर्डर, राइट. नाउ इंडिया पाकिस्तान के बीच में 2,60,000 के करीब ट्रूप्स इधर आए, 1,40,000 के करीब पाकिस्तान में गए, है ना. एयरबोर्न डिवीजन, पैराशूट रेजिमेंट, अदर यूनिट्स, इन सबका डिवीजन जो है मोटा मोटा आपको पता है, जैसा 1 कोर 2 कोर हमारे पास है, 3 कोर कहाँ है, कहीं और चला गया, 4 कोर इंडिया के पास है. तो आप देखना ये 1 2 3 4 सीक्वेंस में था, बट कुछ हमारे पास आ गया, कुछ उधर चला गया, है ना. कुल मिला के यूँ समझ लो 1/3 वेंट टू पाकिस्तान एंड 2/3 केम टू इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स लाइज जोग्राफिकल लोकेशन, है ना. उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना, बट मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए. सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द ओल्ड इंडियन आर्मी कंप्राइज ऑफ 28 आर्टिलरी रेजिमेंट, जिसको कि आधा आधा बांट दिया गया, आधा पाकिस्तान आधा इंडिया, है ना. इसके डेटा का एक्यूरेसी मुझे नहीं पता. नाउ इंडिविजुअल यूनिट्स वर स्प्लिट. जैसे फॉर एग्जांपल एक गोरखा यूनिट है, उसको काट दिया. गोरखा तो खैर वहाँ पाकिस्तान में नहीं गया, दैट वाज डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिश आर्मी के बीच में चला गया था. बट कोई एक यूनिट है, मान लो एक सिखला यूनिट, उसको काट के आधा उधर आधा इधर, यूनिट्स को काट दिया था. एक यूनिट एक कमांडिंग ऑफिसर के नीचे, उसको भी काट के. सो इंडिविजुअल यूनिट्स वर प्लेस. 19 लांसर फॉर एग्जांपल, 19 लांसर जो आर्मर्ड का रेजिमेंट है इन द पाकिस्तान एक्सचेंज देयर जाट एंड 6 ट्रूप फॉर मुस्लिम्स फॉर स्किनर्स हाउस इन इंडिया. तो लांसर्स चला गया पाकिस्तान में, लेकिन उसके अंदर जो मुस्लिम ट्रूप्स थे और सिख ट्रूप थे उनको जाट और सिख्स को जो है बदले में मुस्लिम्स को उधर लिया स्किनर्स हाउस से. मतलब अदला बदले. यू कैन इमेजिन किस तरह से, कितना पेनफुल प्रोसेस होगा ये पार्टीशन और आर्मी का डिवीजन और पूरे देश का रिसोर्स का डिवीजन, बैंक का डिवीजन. इनफैक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी टाइम तक पाकिस्तान में भी वो काम कर रहा था, बिकॉज जब तक पाकिस्तान का रिजर्व बैंक नहीं बना. सो है ना, एक ही लोग एक ही रिसोर्स सब काट पीट के दो कर दिया. The brigade of the Gorkhas recruited in Nepal was split between India and Britain. So ये पाकिस्तान में नहीं है. तो आपको पता है आज भी ब्रिटिश में गोरखा ट्रूप्स है. सो हमारे पास भी है, वहाँ पे भी है, पता होगा आपको, राइट. मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स स्टेड टू असिस्ट इन द ट्रांजिशन. बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने तो छोड़ के चले गए वापस ब्रिटिश, बिकॉज आर्मी डिसबैंड हो गया, आधा उधर चला गया, आधा डिसबैंड नहीं मतलब ब्रेक हो गया. तो काफ़ी सारे, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसमें रुके ताकि ये ट्रांजिशन का प्रोसेस को स्मूथ तो क्या बोले बट कर पाए, है ना. तो उसके अंदर 2 बड़े नाम जो आपको पता होगा वो है जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट, जो कि फर्स्ट CNC बने इंडिया के, एंड जनरल फ्रैंक मैसेवरी, क्या है मैसेवरी, इनका कैसे बोलना मुझे नहीं पता, ये बने पाकिस्तान के फर्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, है ना. और मज़े की बात है 1947-48 में एक साइड से ये लड़ रहे थे, एक साइड से वो. ये तो खैर लड़ नहीं रहे थे, बट इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी दोनों के चीफ ब्रिटिश. क्या तमाशा था, सोच के देखो. हैव यू अंडरस्टूड मैंने क्या बोला? मतलब 2 आर्मी आपस में लड़ रहा है, दोनों के जो कमांडर इन चीफ है वो ब्रिटिश आर्मी है, और दोनों पहले एक साथ थे. और ये बटालियन जो लड़ रहे हैं ये भी आपस में एक साथ थे पहले. व्हाट अ ट्रेजेडी, है ना. तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा इंडिया के लिए. अच्छा, यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में बताया था जिनसे जनरल करियप्पा ने टेक ओवर किया था. ही वॉज द सेकेंड CNC ऑफ इंडिया. याद है तो बताना वो कौन है. सो ही वॉज द फर्स्ट CNC आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड दैट अदर पर्सन वॉज द सेकेंड जिनसे कि जनरल करियप्पा ने टेक ओवर किया था. तो मुझे बताना कौन है. एंड ये हो गए पाकिस्तान के. सो दैट्स अ वे द होल थिंग. नाउ यहाँ पे आर्मी के बारे में बात कर रहे हैं, बट फिर भी थोड़ा सा नेवी के बारे में. द रॉयल इंडियन नेवी वॉज डिवाइडेड बिटवीन द 2 कंट्रीज, विद इंडिया रिसीविंग
2/3 इंडिया को मिला, फ्लीट इन पाकिस्तान रिसीविंग 1/3. पाकिस्तान के बॉर्डर्स shore is relatively less, so resource का distribution ऐसा हुआ. Some British officers continue to serve with both navies, but by the end of the year all naval vessels had Indian commanders. So कुछ टाइम तक ब्रिटिश ऑफिसर्स रहे, उसके बाद एक साल से उस साल ख़त्म होते होते वो लोग निकल गए, ब्रिटिश कमांडर्स की जगह में इंडियन कमांडर्स ने टेक ओवर कर लिया. द नेम वॉज चेंज इन इंडियन नेवी. इंडियन नेवी 1950 में चेंज हुआ, तब तक वो ब्रिटिश नेवी के नाम से चल रहा था. एंड डेजिग्नेटेड इंडियन नेवल शिप्स, INS बोलना शुरू हो गया था. आपको पता वेरी रिसेंटली 4-5-6 साल पहले इंडियन नेवी के फ्लैग में एक चेंज किया था, जो कि लास्ट ब्रिटिश सिंबल था उसमें. तो मुझे बताना वो क्या चेंज था. जो लोग नेवी में जा रहे हो आपको स्पेशली जाना चाहिए, और जो लोग एयरफोर्स और आर्मी में जाना है आप लोगों को भी उसको पता हो तो बहुत अच्छा है. तो मुझे बताना उसमें क्या चेंजेस किया था, जरा कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करके लिखना ताकि मुझे पता चले, और ना हो तो चेक करके लिखना और अपने नोट्स में भी उसको अपडेट करना. राइट. उसके बाद में एयरफोर्स के बारे में, ऑन August 15, 1947 द रॉयल Indian Air Force was separated into Royal Pakistan Air Force and Royal Indian Air Force. तो Indian Air Force को भी डिवाइड कर दिया दो में. The Royal Indian Air Force retained the name of the original Air Force, but 3 squadrons and facilities were transferred to Pakistan Air Force को. तो ये नाम इंडिया का रॉयल इंडियन एयर फोर्स उस टाइम काफ़ी टाइम तक लगा, और उसके बाद में कितना 3 स्क्वाड्रंस एंड फैसिलिटीज़ वर ट्रांसफर टू पाकिस्तान. तो एयरफोर्स का भी डिवीजन हुआ, तो उसमें इतना जो है पाकिस्तान आर्मी को चला गया, बाकी इंडियन एयरफोर्स के पास. इंडियन एयरफोर्स का नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स ही रखा रहा, और ये उनका लोगो था उस टाइम का, ब्रिटिश टाइम का. और पाकिस्तान का लोगो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान ने जो स्टार्टिंग से रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स रखा या इसमें भी ब्रिटिश का क्राउन था, पता नहीं. बिकॉज जैसे इंडिया वाले में तो शुरू में ये था, बट बाद में ये निकाला, लेकिन पाकिस्तान में मुझे नहीं मिला. बट यहाँ पे रॉयल वर्ड तो मिला, रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स. तो आई ट्राई टू चेक, मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला, मेरे इसमें गलतियाँ हो सकती है, बट आपको एक आइडिया मिल रहा है. सो मुझे बताना कि क्या पाकिस्तान आर्मी में भी पहले ब्रिटिश क्राउन था या उसको शुरू से उन्होंने ऐसा रखा. आई एम नॉट अवेयर. अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा है, तो कुछ लोग देखते हैं वहाँ से भी रेगुलर, अगर ऐसा कोई है तो यू कैन अपडेट मी कि क्या स्टार्टिंग से ही पाकिस्तान के आर्मी में क्राउन नहीं था एयरफोर्स में. सो पाकिस्तान एयरफोर्स एस्टैब्लिश August 15, 1947 को विद द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान. सो दैट वाज द वे. ये सो प्रोविजंस ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंडिपेंडेंट पाकिस्तान एंड इंडिया लीगली केम इनटू एग्जिस्टेंस द मिडनाइट ऑफ 14th August एंड 15th August रेस्पेक्टिवली. सो ये हमारा इंडिपेंडेंस डे, एक दिन पहले पाकिस्तान मनाता, दूसरे दिन हम मनाते हैं. सो दैट्स अ वे द एंटायर जर्नी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड इंडियन आर्म फोर्सेस का एक ब्रीफ में एक वो था. और इसका अंत हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इसमें इनका एक और कंटेंडर थे, मोर पावरफुल, बट शायद नेहरू जी बोले नहीं मुझे ही बनना है, तो उन्होंने बोला बनो. कौन थे वो बताना, और वो अगर होते तो आज इंडिया का इतिहास किस तरह से होता बताना. और दूसरी साइड से मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें कि कायदे आजम बोलते हैं, आज उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. आज पाकिस्तान के लोग ही बोलते हैं कि जिन्ना साहब ने वाट लगा दी. मुझे नहीं पता ये पार्टीशन जब भी हुआ सही हुआ गलत हुआ, बट टुडे व्हेन यू लुक एट द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, जिस बेसिस पे बना था, दे हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, दे हैव लॉस्ट देयर democracy नहीं, military, what a bad and pathetic condition it is. और उनका पूरा फोकस इंडिया फोकस बना दी उनकी फौज ने. The ISI became so powerful, the army became higher than the government की वाट लगा देना, so many assassination, so many takeovers, military takeover. अभी भी what is happening in Pakistan, and all one thing that they've done is they made atom bomb, न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया, लाल बटन पे हाथ रखते. बट IMF से 25 बार उन्होंने लोन लिया है, और UN सिक्योरिटी काउंसिल में जाके मजाक बन गया है. POK, कश्मीर, आई डोंट नो व्हाट ऑल, है ना. इंडिया के पीछे कन्वेंशनल वॉरफेयर पे तो हुआ नहीं. सो ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट पॉलिसी आया, आज वो भी रिटेलिएट कर रहा है. व्हाट ए मेस दिस कंट्री इज. सो
विल नॉट टॉक अबाउट दैट, बट यहाँ से शुरू हुआ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, मेजर टॉपिक फॉर योर एसएसबी प्रिपरेशन, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बनाऊंगा बिकॉज अब यहाँ से सीरियस हो जाता है। ये तो मैंने एक बैकड्रॉप दे दिया जिसको कि आप बिल्डअप कर सकते हो। एंड आपको पता मोटे तौर पे 47 में इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद अक्टूबर उसी साल में अक्टूबर में फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर 47-48, ये आपको पता है कब लिया है एंड ऑल दैट। इसके एंड में नेहरू जी यूएन में चले गए। उसके बाद में सेकेंड कश्मीर वॉर 65 में, 62 में चाइना के साथ वॉर हुआ था, पंचशील एंड ऑल दम करते रह गए, हिंदू चीनी बाय बाय कबूतर उड़ाते रह गए। नेहरू जी पीछे से चाइना ने आके 62 में चिपका दिया, तो वो यहाँ पे नहीं है बिकॉज ये पाकिस्तान को रेफरेंस में दे रहे हैं। देन 71 वॉर में बांग्लादेश वॉर हुआ 1971 में, जहाँ पे आपको पता 93,000 ट्रूप्स को वो हुआ, बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में इंडिया पाकिस्तान का पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट हुआ पोखरन में, स्माइलिंग बुद्धा, है ना। सो इंडिया का जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ बिल्ड होने में, उसके बाद इंसर्जेंसी शुरू हुआ टेररिस्ट वाला, उसके बाद में पोखरन 2 हुआ, है ना। देन इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी में नो फर्स्ट यूज़ आया। देन आपको पता है एक बार पार्लियामेंट अटैक हुआ मनमोहन जी के गवर्नमेंट में। उससे पहले 99 में कारगिल वॉर हुआ। कारगिल वॉर से पहले 1984 में, यहाँ पे दिख नहीं रहा 1984 कहाँ पे, इधर कहीं पे ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन ग्लेशियर वाला, वो नहीं दिख रहा। इंडियन पार्लियामेंट में फिर एक बॉम्बिंग हुआ समझौता एक्सप्रेस, दिस इज ऑल ओके। मुंबई अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, उरी हुआ, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। सो देयर इज लॉट टू डू। इसको मैं अभी नहीं करूँगा बिकॉज ये सीरियसली करने वाला है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका कमेंट्स कैसा है, मैं उसको आई विल थिंक ऑफ टेकिंग इट इन द पार्ट 2 ऑफ द इंडियन आर्मी का हिस्ट्री। दिस इज अ सीरियस टॉपिक बिकॉज मैं इंडो चाइना, इंडो पाक, इंडो रशिया, इंडो यूएस, इनके सबके रूट्स यहाँ पे शुरू हो जाता है। इंडिया का नॉन अलाइन मूवमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स कम। तो इसके बारे में मैं बेस्ड ऑन योर फीडबैक आई विल मेक इट। सो आई विल रिक्वेस्ट यू, जिन लोगों ने ये पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा, इसको देख के पार्ट 3 बनाना बिकॉज एक सीक्वेंस में बना रहा हूँ। सो फ्लो को तोड़ने नहीं के लिए आप इसको इसी सीक्वेंस में देखना और ज़रूर कमेंट डालना। यू कैन सी ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मुझे इसको बोलने में भी बहुत फ्लो नहीं आ रहा बिकॉज मैं खुद पढ़ के बना रहा हूँ। बट मैं इसलिए बना रहा हूँ, मैं एक्चुअली अपना ही काम कम कर रहा हूँ। जो लोग एयरफोर्स में आना चाहते हैं उन लोगों को ये वहाँ आके मत करो क्योंकि उससे बहुत टाइम कंज्यूम होता है। आई लाइक दैट टाइम फॉर SML एंड फॉर बिल्डिंग, है ना, अपना लीडरशिप एंड पर्सनालिटी के ऊपर काम करना एंड टेस्टिंग टूल्स के गैप को समझना बजाय कि आपका कंटेंट बिल्डिंग। सो प्लीज़ डू इट एंड कम बैक, आपको ये बहुत बेनिफिट करेगा। एंड जिन लोगों ने एयरफोर्स का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बट देख रहे हैं, इतना मेरे लिए कर दो कि प्लीज़ सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन सो दैट ये वीडियोस आपको इमीडिएटली मिल जाए। शेयर इट विद द फ्रेंड्स इफ यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल। कमेंट जरूर करना बिकॉज कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, कोशिश भी करता हूँ कि मैं उसमें एटलीस्ट लाइक करूँ और जहाँ पॉसिबल रिप्लाई करूँ। लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, राइट। दिस इज़ वेरी वेरी बिग मोटिवेशन फॉर मी। एंड इन वीडियोज़ को बनाने के पीछे मैं एक कहानी के रूप में बता रहा हूँ। आई एम नॉट अ हिस्टोरियन, मेरा कोई इस तरह का नॉलेज नहीं है, बट मैं एक कहानी के रूप में आपको बना रहा हूँ ताकि एक फ्लो मिल जाए और उसके ऊपर जब आपको पॉइंटर्स मिल जाए कहाँ पे काम करना है, यू विल नो कहाँ पे काम करना है। दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट माई डोमेन। मैं मजबूरी में घुस रहा हूँ because I want people who come to Air Force to be, please come prepared. So and I'm making it public so that others also prepare. खोखला तैयारी नहीं करना, इंटरव्यू में जाके ये मत बोलना आई एम चाइल्डहुड पैशन इंडियन आर्म फोर्सेस का, बट कुछ भी कहानी, कुछ भी पता नहीं, हिस्ट्री नहीं पता, आर्मी के बारे में नहीं पता, नेवी के बारे में नहीं पता, ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत ही एम्बैरसिंग हो जाता है। आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे मॉक इंटरव्यू यूट्यूब में है, जाके बैठ जाते हैं, यस सर, बड़ा जोश के साथ बोलते हैं, लेकिन अंदर कंटेंट नहीं है। और जिसके अंदर कंटेंट है वो, उसको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है ना, कम्युनिकेशन चाहिए, कंटेंट चाहिए। सो प्लीज़ डू इट एंड कुछ गलतियाँ हो तो यू कैन इग्नोर इट। एंड वंस अगेन, AFOSUP is India's only research-based, process-oriented DIPR DRDO appreciated SSB interview guidance program। ये दिशा देता है, ये वादा नहीं करता हमारे पास जो भी आएगा हर गधे को घोड़ा बना दूंगा, वो वादा नहीं करता। ये वादा करता है एक सही दिशा और 500% क्लैरिटी का, है ना। सो अगर उसके लिए आप देख रहे हो, प्लीज़ कम,
इसके दो पार्ट है ट्रेनिंग का। वन इज SML, सेकंड इज SSB के टेस्टिंग टूल्स। तो सिर्फ इसको करने से आप टेस्टिंग टूल कर रहे हो, बट व्हाट इज बीइंग टेस्टेड वो इग्नोर हो रहा है। एंड देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दैट। दिस इज द नंबर ऑन विच यू टू कॉन्टैक्ट मी। एंड फॉर द क्लासेस, अगला बैच जो है 7 अक्टूबर से है नागपुर में, 6 अक्टूबर का इसका रिपोर्टिंग है। आगे का भी जो भी चाहिए ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, काइंडली शेयर इट विद फ्रेंड्स सो दैट अदर्स ऑल्सो बेनिफिट, है ना। इसके अलावा देर आर एफओसीपी के 300+ वीडियोस है एंड दे आर नॉट इन ऑर्डर बिकॉज एज एंड व्हेन जो भी बनाता उसके अंदर SML के भी हैं, सो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। तो टू पीपल हु वांट टू प्रिपेयर, तो ये एफओसीपी वीडियोस को आप देखने के लिए एक ऑर्डर में मैं इसको लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी इट इज़ इसके 25-30 वीडियोस डाले हुए हैं एंड दिस इज अवेलेबल इन द एफओसीपी का टेलीग्राम चैनल, जिसको कि लेफ्टिनेंट गणेश बाबू करके सर्च कर सकते हो या इस नंबर से सर्च करते हो। नहीं मिलते तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, आई शेयर इट। और इसको इस सीक्वेंस में देखना है, इसको और भी अपडेट कर रहा हूँ, इनफैक्ट अभी अपडेटेड वाला है, तो उसको देखोगे तो एक तरीका मिलेगा देखने का, समझने का, एंड देन यू कैन टेक ए कॉल कि कहाँ पे जाना ट्रेनिंग के लिए, कौन टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा है और कौन कंटेंट दे रहा है, कौन किसकी बातों में सच्चाई है, ईमानदारी है और किसकी बातों में मार्केटिंग है ना। SSB को जो चाहिए मैं वो दे रहा हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स SSB को नहीं चाहिए, लेकिन जो कोचिंग वो दे रहा है वो आपके कानों को मीठा लगता है बट डेप्थ नहीं होगा उसमें। आई डोंट नो, मैं इसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। आई होप दिस वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।